Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 17th January 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today. यहाँ पे देखिए बात की जा रही है जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ड्रॉप हो रहा है, इसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में. देखिए यहाँ पे फिर से वही बात आ गई जो अभी आप सभी को पता होगा, क्या गवर्नर के बीच में जो हमारा इशू चल रहा है, गवर्नर का इशू चल रहा है, उसके बारे में बात की गई है. इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर देखिए लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है आपके लिए. यहाँ पे आप सभी को पता होगा जनवरी 12 एंड 13 को यहाँ पर ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज हुई थी. ग्लोबल साउथ समिट, इसको किसने होस्ट किया था? आप सभी को पता होगा, इंडिया ने इसे होस्ट किया था. ठीक है, इसमें टोटल 10 सेशंस हुए थे. इसका थीम क्या था? इसका थीम था यूनिटी ऑफ पर्पस एंड यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस. ये इसका थीम था. ये प्रीलिम बेस्ड फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. अब देखिए ग्लोबल साउथ क्या है. जब क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ. तो देखिए जितने भी हम अगर अपना वर्ल्ड देखें पूरा, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर. तो नदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन्हें ऐसा कहा गया कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है. तो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो कैसी हैं? डेवलप्ड कंट्रीज हैं. और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं. लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं. तो यहाँ पर, और इसको थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि ज़्यादातर जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं वो कैसी थी? कॉलोनाइज थी. तो ये थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में भी आती हैं. ये छोटे छोटे नेशंस हैं यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पे ये इशू ये आ रहा है कि जैसे कि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है. अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के कारण. यहाँ पे पहली चीज़, यहाँ पे ह्यूमैनिटी को इग्नोर किया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे फूड क्राइसिस हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? जो हमारी ये लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इन पे पड़ रहा है. बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि इन्हें कैसे इसके कारण जो ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इसके कारण इनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. अब ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके पास इतना रिसोर्स नहीं हो पाता है. ये इनडायरेक्टली किसमें, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है उन पर एक तरीके से डिपेंड है. अभी ये ग्रोइंग स्टेज पर है, अभी ग्रो कर रही हैं. तो ये जितना भी इन्फ्लेशन है इन सब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनके ऊपर. अब देखिए यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में ये बात आ जाती है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं इन नेशन को कौन लीड करेगा. तो यहाँ पर हम इसमें बात करें तो 2 हमारे फैक्टर आ जाते हैं. कौन कौन से? चाइना एंड इंडिया. अब देखिए चाइना और इंडिया आज के टाइम पे अभी हम देखें तो इस पार्ट में जो हमारा ग्लोबल साउथ है यहाँ पर चाइना और इंडिया 2 कंट्रीज हैं जो अभी अच्छी पोजीशन पर है और स्ट्रांग है. अब देखिए चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना को तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि देखिए चाइना के पास यूएनएससी की परमानेंट सीट भी है. इंडिया है जो अभी थोड़ा चाइना से पीछे है और अभी भी ये मांग कर रहा है कि उसे भी यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल जाए इस तरीके से. तो यहाँ पे इंडिया के पास चांसेस है कि वो क्या कर सकता है, जितने भी ग्लोबल साउथ नेशंस हैं उनके जो कंसर्न्स हैं उनको वो क्या कर सकता है? एड्रेस कर सकता है. क्योंकि इंडिया क्या है, अभी इंडिया की जो पोजीशन है अगर हम वर्ल्ड में देखें वो इम्प्रूव हो रही है, अच्छी है. और जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और जितने भी समिट्स होते हैं जैसे G20 समिट होने वाला, वहाँ पे अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी है. तो यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, जितने भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस कर सकता है. ये जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस टाइप G20 समिट्स हैं यहाँ पर. तो यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, इनको लीड कर सकता है. अब इंडिया को क्या करना है, इनके साथ अपने अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे. अब देखिए जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल कितने 54 कंट्रीज हैं. यहाँ पे कितने 54 कंट्रीज हैं. तो इंडिया को यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि वो उनकी जो कनेक्टिविटी है, अगर इंडिया उनसे ट्रेड नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? इंडिया जब ट्रेड करेगा इन लोगों के साथ तो इनका क्या होगा, ये भी कैसे होंगे, ये भी डेवलप करेंगी. तो यहाँ पे यही बात हो रही कि किस तरीके से इंडिया इनके साथ कनेक्ट कर सकता है. ठीक है, इनके जो कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको वो एड्रेस कर सकता है.
तो ये सारा इसमें इसके बारे में बात की गई। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि मोदी जी ने जब इसे होस्ट किया था, उन्होंने अपनी ओपनिंग सेशन में ये भी कहा था कि ये जो ग्लोबल साउथ समिट है उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि कोविड के कारण जो भी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, राइजिंग क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स एंड फूड ग्रेन्स इनके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रहे हैं इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो किस पे पड़ता है, ये जितनी भी हमारी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना है इनके डेवलपमेंट में, जितने भी हमारी नदर्न कंट्रीज़ हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ये इंश्योर करना होगा कि वो इनके भी जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में उनको भी एड्रेस करें हमारे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है, आप एक बार ग्रो थ्रू कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए हम अपनी न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कैसा हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए एक्सपोर्ट अगर ड्रॉप होगा तो उससे क्या इशू निकल कर आता है। एक्सपोर्ट अगर ड्रॉप होगा तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज होगा और इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, इसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे देखने को मिल सकता है। हमारी जो करेंसी है वो कैसी हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें हमें कमी देखने को मिल सकती है, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। अब देखिए करेंसी अगर घटेगी, करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इसका डायरेक्ट किससे हम रिलेट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से, ठीक है। अब जैसे कि अभी मान लीजिए कि यहाँ पर $1 कितने रुपए के बराबर है, 50 रुपए के कारण, ठीक है। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो यहाँ पे $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 100 हो गई। तो यहाँ पे देखिए अब अभी तक हम जो चीज़ $1 में खरीदते थे उसके लिए हमें 50 रुपए देने पड़ते थे। अब करेंसी हमारी कैसी होगी, डेप्रिशिएट होगी, तो इसके कारण हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कितना ड्रॉप हो गया, 12.2%, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है, ठीक है। तो इसके कारण हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। देखिए एक्सपोर्ट ड्रॉप बाय 12.2% इन अ ईयर ऑन अ स्लो डिमांड। तो इसमें यही बताया जा रहा है किस तरीके से हमारा जो डेफिसिट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये चार्ट भी दिया गया है, बार है कि एक्सपोर्ट हमारा किस तरीके से यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है। पहले 39.27 था, अब 34 हो गया है। यहाँ पे इम्पोर्ट जो हो रहा है वो भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। पहले 60.3 था, अब 58.24 हो गया। इसके कारण हमें यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, पहले हमारा डेफिसिट 21.06 था, अब 23.76 हो गया। तो इसमें यही बताया जा रहा है। तो आप सबके यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है कि देखिए ट्रेड में हमारे 2 फैक्टर होते हैं, एक हम करते हैं क्या, एक्सपोर्ट, और एक हम करते हैं क्या, इम्पोर्ट, ठीक है। अगर हमारा इम्पोर्ट क्या हुआ, बढ़ा, तो उससे भी क्या होगा, अगर हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इसके कारण क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए इससे हमें इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। फॉरेन रिजर्व्स पर हमारा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन होता है। अगर ट्रेड डेफिसिट होता है तो हम यहाँ पे डेट भी लेते हैं, तो हम डेट क्राइसिस में भी फंस सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था, जो ट्रेड डेफिसिट था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गैप आ गया था, जिसके कारण श्रीलंका इस तरीके की क्राइसिस में चला गया है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो डेफिसिट है, गैप है, ट्रेड डेफिसिट है, वो ज़्यादा हमारा ना बढ़े। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए ये एडिटोरियल सेक्शन का है, इसमें वही गवर्नर के एड्रेस की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे कि अभी ये न्यूज़ में है तो गवर्नर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हो जाते हैं हमारे, जैसे कि आर्टिकल 175 एंड आर्टिकल 176। तो ये हमारे गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स है, तो आपसे क्वेश्चन इन्हीं पर आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 175 क्या कहता है और 176 क्या कहता है, इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। 175 सेज द गवर्नर मे एड्रेस, यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, गवर्नर मे एड्रेस द लेजिस्लेचर एंड फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे गवर्नर मे एड्रेस, हमारे
साल में टोटल कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि गवर्नर मे एड्रेस, बट जब हमारी साल का जो हमारा पहला सेशन होता है तो वहां पे गवर्नर के लिए मैंडेटरी होता है एड्रेस, ठीक है। और वो जो हमारी पार्लियामेंट होती है जो उनको लिख कर देती है, आप पहले इसको पूरा रीड करिए। द गवर्नर टू मैंडेटरी एड्रेस द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे गवर्नर के लिए क्या है, मैंडेटरी है कि वो क्या करेगा, जो फर्स्ट सेशन होगा हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको मैंडेटरी है उसके ऊपर कि वो उसको एड्रेस करेगा ही करेगा। अब उस एड्रेस में क्या होता है, जितनी भी जो स्पीच होती है उसमें गवर्नमेंट की ज़्यादातर पॉलिसीज़ होती हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बतानी पड़ती हैं। सिर्फ ये गवर्नर के लिए नहीं, प्रेसिडेंट के लिए भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या, सिटिंग ऑन अ बिल पास बाय असेंबली वुड without exercising any of the option given by the constitution and thus frustrating the entire legislative exercise is clearly against the mandate of the constitution। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके के इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे, गवर्नर अपना एड्रेस अच्छे से नहीं देंगे, तो ये किसके अगेंस्ट है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई। अब देखिए आर्टिकल 200 के बारे में यहाँ पे बताया गया कि आर्टिकल 200 क्या है, रिक्वायर्स द गवर्नर टू ईदर गिव एसेट और विदहोल्ड एसेट और सेंड द बिल बैक टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 200 यहाँ पे क्या बता रहा है कि गवर्नर क्या कर सकता है, या तो अपना एसेंट उसमें दे बिल में, या तो उसे अपना एसेंट विथहोल्ड कर ले, ठीक है, या तो बिल को वो वापस कर दे। बट उसको वो क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या केसेस देखने को मिल रहे हैं कि गवर्नर क्या है, बिल को अपने पास ही रख रहे हैं, उसमें ना तो अपनी एसेंट सहमति दे रहे हैं और ना ही उसको इनकार कर रहे हैं, ना ही उसको रीएड्रेस के लिए भेज रहे हैं, रीबैक कर रहे हैं, साइन बिल को वो वापस भी नहीं भेज रहे हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो बिल को अपने पास होल्ड करके रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इश्यूज आ रहे हैं गवर्नर से और प्रेसिडेंट के रिलेटेड। तो इसमें सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जो अभी आर्टिकल्स चल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन की बात की गई है। अब देखिए फिजिकल कंसोलिडेशन, इसमें क्या है, आप सभी को पता है बजट आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के आर्टिकल्स हमें यहाँ पे आते ही रहेंगे। अब फिजिकल कंसोलिडेशन विदाउट ग्रोथ, तो इंडिया जीडीपी एट द एंड ऑफ द प्रेजेंट फिजिकल ईयर विल बी ओनली 8.57% हायर देन द लेवल ऑफ 2019-20। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो सेंटर का फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, वो इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने डेफिसिट की बात की थी, तो जो इसका जो डेफिसिट है सेंटर का वो कितना 9.2%, जीडीपी का 9.2% इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही शार्प है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था ये, इसमें कुछ नॉर्म्स है, इसमें जो सेंटर की जो पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंशियल हमारा कैसा होना चाहिए उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई। तो इसमें भी ये बताया गया है कि जो हमारा सेंटर का जो डेफिसिट होना चाहिए वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी हम ये जो इस नॉर्म्स है उसका कितना 3 टाइम्स, आप देख सकते हैं जो अभी का प्रेजेंट का हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, 9.2% है जीडीपी का, वो कितना है, इसका ट्रिपल है, आप देख सकते हैं इसका 3 गुना ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट किस तरीके की यहाँ पे प्रोग्राम्स लेकर आए, पॉलिसीज़ लेकर आए, ताकि हम अपनी जो ये डेफिशिट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकें। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन अदर हैंड हैज़ प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ एट 2.7। यहाँ पर जो हमारा IMF है उसने ये प्रोजेक्ट किया है, इसने ये ऐसा बताया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी वो कितनी होगी 2.7%, और जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो 6.1% होगी। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है हमारी, बट इसके साथ साथ हम यहाँ पे हमारे साथ डेफिसिट भी है। अगर हम छोटे लेवल पे देखें, हमारी कंट्री के पूरे नेशन पे देखें, तो हमारे पास बहुत सारा यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो इसमें बस अभी इतना ही बताएगा कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्राम लेकर आ सकती है। इसमें आगे बहुत ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, इसको हम फर्दर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस LG। अब ये फिर से इशू चल रहा है, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो हमारे CM है दिल्ली में और वहाँ के जो LG हैं, इनके बीच में यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें ये देखिए क्या आ जाता है कि जिसके कारण अभी जो केजरीवाल हैं वो रोड पर यहाँ पे रैली निकालते हुए उनके अगेंस्ट देखने को मिले। आप स्टैंड इज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट LG इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन ऑल ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट।
ही कैन ओनली इन्वोक आर्टिकल 239AA(4) of the Constitution if he differs with द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसमें यहाँ पे जो ये पार्टी है केजरीवाल की जो पार्टी, वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एलजी होते हैं वो बाउंड होते हैं, वो बंधे होते हैं किसकी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एड और एडवाइस पर, जितने भी हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उनके लिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सिर्फ वो क्या, ही कैन ओनली इन्वोक्स आर्टिकल 339AA(4) क्लॉज 4। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो हमारे एलजी होते हैं वो कब डिफर कर सकते हैं, कब ये वाला जब वो आर्टिकल इन्वोक करेंगे 239 आर्टिकल क्लॉज ए, जब वो इन्वोक करेंगे तभी वो क्या कर सकते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके डिसीजन से वो डिफर कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे एलजी हैं वो बाउंड होते हैं किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो इसके लिए यहाँ पे पूरे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं और वो जो हमारे केजरीवाल हैं इसके लिए यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए केरला पोजिंग न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। यहाँ पे केरला क्या कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेंटर ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2020 ये आया था, इसको अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है, इसमें देखिए इसका जो सेक्शन 4 है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट गिविंग डिस्कॉम्स द फ्री टू ऑटोमेटिकली पास ऑन द अफोर्डमेंशन्ड कॉस्ट थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी बिल इंडेंजर्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट। इसमें एक सेक्शन है इस बिल में, 4 सेक्शन है। तो जो केरला की गवर्नमेंट है, जो रूल 14 जो है इसमें कुछ रूल्स हैं, तो इसका जो रूल 14 है, तो जो केरला की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इस रूल 14 पर ऑब्जेक्शन उठा रही है कि अगर हम कंपनीज को, जितनी भी हमारी डिस्कॉम कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अगर हम उनको इस तरीके की पावर दे देंगे तो ये हमारे लिए कैसे, जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट है वो कैसे होंगे, इन डेंजर में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केरला की जो गवर्नमेंट है इस रूल को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है, द अमेंडमेंट स्पॉन अनस्टेबल प्राइसिंग सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल प्राइसिंग सिचुएशन है, यहाँ पे प्राइस कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है ना, कि कब, इसमें सिर्फ डायरेक्ट कंपनी को यहाँ पे फ्रीडम दे दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, जितना भी कॉस्ट आया होगा वो ऑटोमेटिकली किससे कट हो जाएगा, जो कंज्यूमर से उनके बिल से मतलब कि कट हो जाएगा। कंज्यूमर वुड बी सब्जेक्टेड क्वाइट अनफेयरली टू फ्रिक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन। यहाँ पे फिर क्या होगा, हमें जैसे कि फ्रिक्वेंट हमें प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिला। जैसे कि अगर हम जनवरी की बात करें, मान लीजिए हमारा बिल आ गया 100 रुपये, फरवरी में मान लो हमारे 200 आ गए, तो यहाँ पे ये सारे किसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये फ्रीडम किसको दी गई है, डिस्कॉम, जितने भी हमारे डिस्कॉम्स हैं उनको ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उनको कंज्यूमर्स को देंगे। देखिए, तो सम मेजर चेंजेस being proposed by draft electricity amendment bill 2020 includes the constitution of electricity contracts enforcement authority, the appointment or distribution of sub-franchise, development of an exhaustive national renewable energy policy and rationalization of tariffs among others। तो इसमें यहाँ पर ये ड्राफ्ट आया था इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट का, 2020 में ये ड्राफ्ट था जिसमें चेंजेस ये सारे किए गए थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए कोलिजम रिफॉर्म की बात कही है। अब देखिए कोलिजम रिफॉर्म क्या है, यहाँ पे जुडिशरी के बारे में इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है, खुद ही जो उसके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके लिए अपना वो कोलिजम बना के उनको अपॉइंट करती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में क्लैशेस देखने को मिल रहा है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जुडिशरी होती है कोलिजम बनाती है, ठीक है, कोलिजम बनाती है वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, और फिर वो क्या करते हैं, अपने जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करती हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जज क्या करते हैं, खुद ही अपने आप को अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि किसके अगेंस्ट है, जो कि जो हमारा नेशनल जस्टिस है उसके अगेंस्ट है। जज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खुद ही अपने आप को, जज अपॉइंटिंग देमसेल्फ, वो खुद ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये किसके अगेंस्ट है, जो हमारा नेशनल जस्टिस है उसके अगेंस्ट है। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी, यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेपोटिज्म भी बढ़ रहा है, ठीक है, नेपोटिज्म, और यहाँ पे क्या है, स्लो डिसीजन मेकिंग भी है। क्या है, स्लो डिसीजन मेकिंग।
तो ये सारी चीज़ें थे। तो इसमें रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था, क्या लेकर आई थी वो, NGAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट लेकर आए थे जिसको यहाँ पे जुडिशरी ने क्या कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था। ये 2014 में आया था। तो यहाँ पे जुडिशियल ने जुडिशियल रिव्यू करके ये कह दिया था कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जुडिशरी यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर पार्लियामेंट ही क्या करने लगेगी, जुडिशरी को अपॉइंट करने लगेगी, तो यहाँ पर जुडिशरी में वही मेंबर्स होंगे जिसको पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको हार्म कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था। अब देखिए इसमें क्या है कि आर्टिकल 124 एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर हमारे पास दो आर्टिकल है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये क्या कहता है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। किस, विद द कंसल्टेशन, यहाँ पे पहले कंसल्ट किया जाएगा किसके साथ, विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं उनके साथ पहले कंसल्ट होगा, और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ कंसल्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो जज को अपॉइंट करेंगे। सेम आर्टिकल 217 सेम प्रोविजन है, ये हाई कोर्ट के लिए। इसमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट, एंड in the case of appointment of judges and other than chief justice, the chief justice of high court। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अगर हम हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन होंगे, उसमें उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, साथ में उनके साथ वो किससे कंसल्ट करेंगे, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ, और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ वो डिस्कस करेंगे अगर हम दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। और अगर हम चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो जो अदर जजेस हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑफर्ड डाइवर्स मीनिंग ऑफ द फ्रेज कंसल्टेशन। यहाँ पे जो कंसल्टेशन, इसका जो मीनिंग है वो कहाँ तक जा सकते हैं, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब यहाँ पे देखिए जो कोलिजम है इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है। अब जैसे अभी हमने बात किया था, कोलिजम क्या है, इसमें जज खुद ही एक बॉडी बनाते हैं कोलिजम में, और वहां पे क्या करते हैं, खुद को, अपने आप को ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि जज हैं यहाँ पे और सारे जजेस हैं, और उनको क्या करना है, एक नया जज अपॉइंट करना। तो यहाँ पे सारे जजेस एक साथ आते हैं, अपना कोलिजम बनाते हैं और उसको अपने जज को, मतलब कि दूसरे जज को अपॉइंट करते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म किया गया है, क्या बताया कि क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो कोलिजम है वो कैसी है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा जबरदस्ती लाया गया है, बाय फोर्स। ये क्या करता है, ये डायल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। ये जो कोलिजम सिस्टम है वो क्या कर रहा है कि वो किसको, जो हमारा डॉक्ट्राइन है चेक और बैलेंस का, उसको क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। अब देखिए इन अगस्त यहाँ पे पार्लियामेंट क्या लेकर आई थी, NGAC एक्ट 2014 ये लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि क्या करेंगे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे। तो इसको भी क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू नल एंड वॉइड कर दिया था। ये कह दिया था कि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उस पर उसको वो वॉयलेट कर रही है। दिस कमीशन वॉज इंटेंडेड टू रिप्लेस द कोलिजन सिस्टम। ये जो NGAC आया था, NGAC, इसका मेन पर्पज ये था कि जो कोलिजन सिस्टम है उसको क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड बताकर इसको जो है ऐसा कह दे कि ये वॉल्यूशन है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। तो इसमें इसका क्रिटिसाइज किया गया है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसरो लाइकली टू पुश, ये हमारे साइंस और टेक से इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसरो लाइकली टू पुश वीनस मिशन शुक्रयान 1 टू 2031। यहाँ पर इसरो क्या कर रहा है, इसरो का मिशन है क्या, शुक्रयान 1। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको वो क्या कर देंगे, लॉन्च। इसको ये एक्सपेक्टेड था हमारा कि ये दिसंबर 2024 तक लॉन्च हो जाएगा।
ठीक है, ये एक्सपेक्टेड किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2024 तक ये लॉन्च हो जाएगा, बट हमें ये ऐसा देखने को समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसरो ने ये इसका जो है इसकी डेट है जो उसको बढ़ा दिया, इसको क्या कर दिया 2031 तक इसको कर दिया कि हम 2031 तक ये जो हमारा जो शुक्रयान-1 ये जो मिशन है इसको हम सक्सेसफुली वो कर देंगे, ठीक है ना, इस मिशन को लॉन्च कर देंगे। अब देखिए कोई भी मिशन होता है तो उसके लिए ये डिले क्यों होता है, जैसे कि अभी ये 2024 में इसको लॉन्च करना था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिले देखने को मिल रहा है। अब ये डिले क्यों देखने को मिल रहा है, देखिए कोई भी मिशन होता है इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसके साथ साथ कोई भी मिशन जब होता है इस तरीके का, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है ना, तो इसमें हमें प्राइस देखने को मिलता है, मतलब कि कॉस्टली होता है, जिसके कारण इसमें हमें डिले देखने को मिलता है। बजट अच्छे से नहीं मिल पाता, हमारे पास कॉस्ट इतना नहीं वो हो पाता है, गवर्नमेंट नहीं टाइम पर हमें बजट एलोकेट नहीं कर पाती, तो जिसके कारण हमें ये डिले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसरो क्या करने वाला है, ये वीनस मिशन है, आपको यहाँ पे ये याद रखना, जो शुक्रयान-1 है ये हमारा क्या है, ये वीनस मिशन है। ऐसे ही जो हमारा यूएस है और यूरोपियन यूनियन है, इनका भी दो है, यूएस का क्या है वर्टियास एंड यूरोपियन यूनियन का है इनविजन। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं हमारे और कुछ भी नहीं, कि इसरो का वीनस मिशन कौन सा है, शुक्रयान-1, और यूएस का कौन सा है, यूएस का है वेरिटास, ठीक है, वेरिटास, और यूरोपियन यूनियन का है इनविजन, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन है, ये हमारे वीनस मिशन है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ये कैसा, ये ऑर्बिटल मिशन है, आपको ये यहाँ पे याद रखना, ऑर्बिटल मिशन है। यहाँ पर सिर्फ जैसे कि देखिए ये वेनस है, तो इसकी जो ऑर्बिट है यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो मिशन है उसको लॉन्च करेंगे, जो हम सिर्फ इसकी ऑर्बिट की स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम उसमें लैंड करने नहीं जा रहे हैं, एक मिशन होता है जिसमें हम लैंड करते हैं, ठीक है, और एक होता है जिसमें हम ऑर्बिट की स्टडी करते हैं। तो ये कैसा मिशन है, हमारा ऑर्बिटल मिशन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे 13th अमेंडमेंट के बारे में है, कि आप सभी को पता हो कि व्हाट इज 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट था कि जो क्या करता है, क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स एश्योर्ड अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट टू इनेबल ऑल 9 प्रोविंस इन द कंट्री इंक्लूडिंग सिंघाला मेजोरिटी एरिया टू सेल्फ गवर्नर। तो ये 13th अमेंडमेंट ये किसकी बात हो रही है, श्रीलंका की बात हो रही है। आप सभी को पता होगा जितने भी जो तमिल हैं वो क्या है, हमारे माइनॉरिटी में आते हैं, कहाँ, श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो इनके राइट्स के लिए यहाँ पर इंडिया ने ये प्रपोज किया था। देखिए इट इज़ अ 13th अमेंडमेंट किसका आउटकम है, इट इज़ एन आउटकम ऑफ इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ जुलाई 1987। ये जो इंडिया और श्रीलंका का एक अकॉर्ड हुआ था, अकॉर्ड था जुलाई 1987 में आए थे, किसके बीच, हमारे जो पीएम राजीव गांधी थे और वहाँ के प्रेसिडेंट JR जयवर्धने ने, तो उनके बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें उन्होंने ये ट्राई किया था कि जो सिविल वॉर चल रहा है और जो इथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है सिंघालास के बीच में और तमिल के बीच के, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 13th अमेंडमेंट प्रपोज किया था। इसमें 13th अमेंडमेंट में ये था कि जितने भी हमारे श्रीलंका में प्रोविंस हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, जो तमिल्स हैं उनको प्रॉपर यहाँ पर राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, उनकी जो उनकी पावर शेयरिंग है वहाँ पे उनको पूरा यहाँ पे राइट्स दिए जाएंगे, उनको उनकी जो इथनिसिटी है उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में था। और जैसे उनको हर जगह, जैसे कि सब्जेक्ट हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, लैंड है, पुलिस है, इन सारी चीज़ों में उनको वहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे 13th अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन में श्रीलंका के नहीं ऐड हुआ था। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है कि स्टॉक्स विद तमिल ड्रैग्स ऑन रेनिल प्लेस्ड फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो श्रीलंका यहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस मार्क करने वाला है, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे श्रीलंका को 75 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए। तो 4 फरवरी को यहाँ पे वो ट्राई कर रहे हैं कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ट्राई किया है कि वो कह रहे हैं कि जो 13th अमेंडमेंट है इसका हम फुल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो हमारी जो इथनिक कन्फ्लिक्ट है उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा इशू था।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें समझ में ना आए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस न्यूज़ की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।